गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। देखिए, कल की वीडियो में हमने अध्ययन किया था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और उनके द्वारा बनने वाले किरण आरेखों के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण और उनसे बनने वाले किरण आरेख के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, उत्तल दर्पण की दो स्थितियां मुख्य रूप से आती हैं। आपके यहां पर दो स्थितियां आपकी बुक में दी गई हैं। पहली स्थिति आती है कि जब बिंब कहां पर हो, अनंत पर हो। बिंब कहां पर हो, अनंत पर। और दूसरी कंडीशन आती है कि जब बिंब किसी निश्चित दूरी पर रखा हुआ होता है, यानी कि दर्पण से किसी निश्चित दूरी पर हो। अब चाहे वो बिंब निश्चित दूरी पर हो, चाहे वो ध्रुव के कहां हो, पास हो। ठीक है ना। तो दो स्थितियां हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों ही स्थितियों में उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो प्रतिबिंब आभासी और सीधे बनते हैं। कैसे बनते हैं भाई? आभासी व सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी और सीधे होते हैं। देखिए, पहली कंडीशन है कि जब किरणें कैसी आती हैं? समांतर आती हैं। गोलीय दर्पण से जो परावर्तन के नियम मैंने आपके लिए पढ़ाए थे, उनमें मैंने आपके लिए एक चीज बताई थी कि जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, देखिए परावर्तन हुआ किरणों का, परावर्तन के पश्चात फोकस एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यदि अवतल दर्पण होता तो फोकस एफ पर मिलती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसलिए उत्तल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात किरणें फोकस एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए, फोकस एफ पर इस स्थान पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अतः बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। और कैसे आकार होता है? बिंदु आकार का होता है। इसी कंडीशन पर है दूसरा कि बिंब कहां पर रखा हुआ है? अनंत पर। देखिए, यहां पर ये कंडीशन अनंत की है क्योंकि कोई निश्चित बिंब नहीं रखा हुआ है जहां से प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं। और वही कंडीशन फिर दोबारा से यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं और अनंत से आकर किस पर गिर रही हैं? उत्तल दर्पण पर आकर गिर रही हैं। उत्तल दर्पण पर गिरने के पश्चात ये किरणें, देखिए किरण आई, चली गई परावर्तित होकर के, क्योंकि उत्तल दर्पण किरणों को अपसारित कर देता है, फैला देता है। देखिए, किरण आ रही है, परावर्तित हो गई, वापस चली गई। ठीक है ना। किरण आती है, तिर्यक किरण वापस चली जाती है, तो किरणें अपसारित हो जाती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ऐसी कंडीशन में हम इन किरणों को डॉट लाइन से कहां बढ़ाते हैं? पीछे की ओर लेते हैं। जिस स्थान पर ये किरणें आपस में एक दूसरे से मिलती हैं उसी स्थान पर इनका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस एफ पर बनता है। कहां बनता है? फोकस। हम खुद इस प्रतिबिंब को प्राप्त कर रहे हैं पीछे को, अर्थात किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा है? सीधा है। कैसे आकार का है? छोटे आकार का है। कैसे आकार का है? छोटे आकार का है। दिक्कत किसी के लिए? चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि जब बिंब निश्चित दूरी पर होता है। अब निश्चित दूरी की भी दो घटनाएं सामने आती हैं कि एक तो बिंब कहां रखा हो? दर्पण से दूर रखा हुआ हो, ये दूर वाली कंडीशन हो गई, और एक कहां हो? ध्रुव के पास में हो। दो कंडीशन हो गई वस्तु की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पहली कंडीशन देखिए, जब बिंब कहां पर हो? निश्चित दूरी पर हो। देखिए, बिंब इस स्थान पर रखा हुआ है, एक प्रकाश की किरण समांतर चलती है मुख्य अक्ष के, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण नियम के अनुसार फोकस एफ से मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, ये किरण गई, प्रकाश का परावर्तन हो गया, पीछे तरफ बढ़ाते हैं, कहां जाकर मिलती है? फोकस एफ पर जाकर मिलती है। वही चार नियम काम आएंगे जो मैं आपके शुरुआत में बताए थे आपके लिए। दूसरी किरण ये जा रही है आपकी, फोकस एफ से निकलती हुई प्रतीत होती है, और जब फोकस एफ से जो किरणें निकलती प्रतीत होती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई परावर्तन पश्चात। दोनों किरणों का पीछे बढ़ाइए, जिस स्थान पर किरणें एक दूसरे से मिलती हैं उस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और प्रतिबिंब कहां बनता है? इसका एफ से पहले बनता है, अर्थात दर्पण के ध्रुव ओ और एफ फोकस के दोनों के मध्य में इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और बनने वाला प्रतिबिंब आकार में कैसा होता है? छोटा होता है।
क्योंकि बिंब का आकार बड़ा है और प्रतिबिंब का आकार छोटा है। चलिए बात करते हैं प्रतिबिंब कैसा है। ये भी आभासी है। कैसा है? सीधा है, क्योंकि कहां बन रहा है? मुख अक्ष के ऊपर बन रहा है। अगली बात करते हैं कि जब वस्तु ध्रुव के कहां रखी होती है? नजदीक रखी होती है। अब जब वस्तु ध्रुव के नजदीक रखी होती है तो क्या पोजीशन होती है? देखिए क्या पोजीशन होगी। ध्रुव के पास रख दे, ये क्या है? इसका ध्रुव ओ। यहां पर वस्तु रखी हुई है, वस्तु से एक किरण वही समांतर निकलती है जो फोकस एफ से मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण फोकस एफ से निकलती हुई प्रतीत होती है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। दोनों को पीछे बढ़ाते हैं, जिस स्थान पर ये मिलती हैं उस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दिक्कत किसी के लिए? बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। और कैसा होगा? सीधा होगा और वस्तु से आकार में छोटा होगा। यह थी आपकी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के पश्चात छोटा सा पॉइंट आता है इसका कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग। अध्ययन करते हैं उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोगों के बारे में। पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग और उसके बाद हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। इन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है, किन किन वस्तुओं में किया जाता है? देखिए सबसे पहले अध्ययन करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। देखिए अवतल दर्पण का एक उपयोग किया जाता है अपने घरों पर। डिश लगी होती हैं, नहीं लगी होती हैं डिश? तो डिश जो होती हैं, इन डिश में घरों के जो सैटेलाइट डिश होती हैं इनमें इसका उपयोग करते हैं ताकि ये आने वाली जो किरणें होती हैं उन किरणों को एकत्रित करके कहां पहुंचाती हैं? अपनी जो टीवी का जो होता है ना सेटअप बॉक्स, वहां तक पहुंचाने कार्य करती हैं। दूसरी बात, टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप सूर्य है, चंद्रमा है, अन्य जो ग्रह हैं उनको देखने में किसका उपयोग करते हैं? टेलीस्कोप में, जिसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। एक बात आती है मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में। मोटर गाड़ियों की हेडलाइट जो होती है इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक काम आता है, कभी आप डॉक्टर के पास जाना, दंत जो चिकित्सक होते हैं, जो दांतों की मेडिसिन चिकित्सा करते हैं, उनके पास जाना, वो दांतों को देखने के लिए एक छोटे से दर्पण का उपयोग करते हैं। और उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं दंत चिकित्सक। दंत चिकित्सक दांतों का सही प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये उपयोग किसके थे? अपने अवतल दर्पण के। दूसरी बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण, देखिए नाई की दुकान में जाना आप, नाई की दुकान में अपन जाते हैं तो वहां पर दर्पण लगा होता है। एक दर्पण पीछे की ओर होता है जिससे अपने पीछे का भाग दिखाई देता है, पीछे की साइड का, और एक अपने आगे लगा होता है। उन दोनों ही दर्पणों कौन सा लगा होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सेविंग दर्पणों में एक जो अपने वाहन होते हैं, देखिए बस खड़ी हुई है आपके पास में, साइड में देखना ड्राइवर के पास में एक शीशा लगा होता है और एक कंडक्टर साइड में होता है। दोनों ही साइडों में शीशे लगे होते हैं। इन शीशों में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। अर्थात उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। किस में करते हैं? पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। पश्च माने पीछे की ओर, दृश्यमान देखना, यानी वाहन के पीछे और कौन से साधन आ रहे हैं उनको देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और एक कौन सा हो गया? शेविंग दर्पणों में, जो शेविंग बनाई जाती है, नाई जिसका उपयोग करता है, वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो ये थे आपके उत्तल और अवतल दर्पणों के उपयोग। एक बार पुनः देख लें। अवतल दर्पण का उपयोग डिश, सैटेलाइट एंटीना में इसका उपयोग करते हैं। दूसरी बात, टेलीस्कोप में इसका उपयोग किया जाता है। वाहनों की जो हेडलाइट जो होती हैं आगे की, उन हेडलाइट्स में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक जो होते हैं वो दांतों का सही प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बात आती है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण का उपयोग नाई जो होते हैं शेविंग दर्पण के रूप में इसका उपयोग करते हैं। दूसरी बात,
वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण अर्थात वाहनों के पीछे के साधनों का सही प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए अगला पॉइंट आता है इस पाठ का दर्पण सूत्र। कौन सा पॉइंट आता है? दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। देखिए प्रश्न यहां पर बनता है पेपर में कि दर्पण सूत्र को स्थापित कीजिए, वह आवश्यक किरण आरेख बनाइए। या तो इस तरीके से आता है या फिर प्रश्न आता है 3 पॉइंटों से लेकर, कहां से? बिंब की दूरी u से, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f। यहां से प्रश्न बनता है कई बार कि अवतल दर्पण में बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के मध्य एक संबंध पाया जाता है। उस संबंध को किरण आरेख द्वारा स्थापित कीजिए या किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो हम उसको इस तरीके से समझाएंगे। देख कैसे समझाएंगे? सबसे पहली बात आती है कि दर्पण सूत्र कहते किसे हैं। तो देखिए 3 चीजें होती हैं दर्पण सूत्र में। पहली होती है कि ध्रुव से बिंब की दूरी, और ध्रुव से बिंब की दूरी को अपन क्या कहते हैं? बिंब दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंब दूरी। और बिंब दूरी को किससे व्यक्त करते हैं? u से व्यक्त करते हैं। दूसरी बात आती है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और प्रतिबिंब दूरी को किससे व्यक्त करते हैं? v से व्यक्त करते हैं। तीसरी बात आती है ध्रुव से फोकस की दूरी, और ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, और फोकस दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं? f से व्यक्त करते हैं, स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। यहां पर ध्यान रखें कि फोकस दूरी को हम व्यक्त करते हैं स्मॉल f से, लेकिन जब फोकस को व्यक्त करते हैं तो उसको हम व्यक्त करते हैं किससे? कैपिटल F से। ठीक है भाई। तो यहां पर दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के मध्य एक संबंध पाया जाता है, और उस संबंध को ही हम दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये होता है आपका दर्पण सूत्र, जो हम यहां पर स्थापित करेंगे। दोबारा सुने, बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v व फोकस दूरी f के मध्य एक संबंध पाया जाता है। उस संबंध को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये होता है आपका क्या? दर्पण सूत्र, जिसे हम आगे स्थापित कर रहे हैं। तो देखिए ये आपके लिए एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण पर ये कोई बिंब रखा हुआ है PQ बिंब के द्वारा पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आपतित हो रही है, वह किरण परावर्तन के पश्चात कहां पर निकलती है? फोकस F से निकल करके जाती है। दूसरी किरण जो फोकस F से होकर गुजरती है, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जिस स्थान पर दोनों मिली वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया P', Q'। वस्तु का नाम क्या रखा हमने यहां पर? PQ। प्रतिबिंब का नाम क्या रख दिया? P', Q'। अब देखिए Q से जो पहली किरणें निकली थी उसको अपन व्यक्त किया किससे? L से। जो दूसरी किरण निकली उसको किससे व्यक्त किया? M से व्यक्त किया। ठीक है ना, ध्यान रखनी चीज को। Q से L तक की दूरी कितनी है? स्मॉल a। Q से L तक की दूरी कितनी है? स्मॉल a। फोकस F से O तक के बीच की दूरी क्या है? C, स्मॉल c। Q' से M तक की दूरी कितनी है? स्मॉल b है। ठीक है भाई। अब देखिए कैसे स्थापित करेंगे। अब आप ध्यान रखना सारी चीजें जो मैं आपके अभी बताई हैं। बात आती है त्रिभुज PQF। त्रिभुज PQF कहां पर है? त्रिभुज PQF, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज PQF और त्रिभुज MOF आमने सामने त्रिभुज हैं। ये हो गया MOF। त्रिभुज MOF एक दूसरे के क्या हैं? समरूप हैं। क्या एक दूसरे के समरूप हैं? दोबारा सुने, त्रिभुज PQF, त्रिभुज MOF, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या हैं? समरूप हैं। इसलिए क्या होता है कि O और M एक दूसरे के पास पास हैं। M और O एक दूसरे क्या हैं? पास पास हैं। इसलिए इन्हें एक सरल रेखा मान लिया जाता है। भाई बेस है तो मिरर है, दर्पण है, और दर्पण किस तरह की गोलाई में है? इस तरीके से, क्योंकि गोली दर्पण है।
लेकिन त्रिभुज कब बने, जब कैसी रेखा मानेंगे, इसको सीधी रेखा मानेंगे। और सीधी रेखा कब मानेंगे, जब क्या पॉइंट देना पड़ेगा हमारे यहाँ पर कि O और M एक दूसरे के इतने पास हैं कि इसलिए हम इनको क्या मान सकते हैं, एक सरल रेखा मान सकते हैं। इसलिए त्रिभुज PQF और त्रिभुज OMF एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। अतः OM बटे PQ कौन कौन से बराबर होंगे, OM कहां पर है, OM किसके बराबर होगा, PQ। OM बटे PQ बराबर किसके होंगे, OF बटे PF। कहां है OF, OF बटे PF। जितनी दूरी यहां से यहां तक होगी उतनी दूरी इसकी होगी। दोबारा सुने, PQ किसके बराबर है, OM के, तो OM बटे PQ, और दूसरी बात OF बटे PF। अब मान देखिए, O से F तक का मान क्या है दे रखा हमने यहां पर, C। क्या मान दे रखा है, C। यहां पर लिखा है OF बटे PF। OF का मान कितना है, C। तो क्या मान रख दिया हमने OF का आगे, C। क्या रख दिया, C। तो अब OF का मान भी C है और OM का मान भी क्या है, C है। नीचे बात करते हैं PQ बराबर PF। तो देखिए PF कहां पर है, PF एक है PQ। कैसे निकालेंगे इस दूरी को, ना तो हमारे पास इसकी दूरी है ना हमारे पास इसकी दूरी है हमारे पास नहीं है। तो क्या करेंगे, हमारे पास एक चीज है, क्या है कि P से लेकर O तक की दूरी है हमारे पास, P से लेकर के O तक की दूरी हमारे पास है। अब तुम यहां पर भी कंफ्यूज होंगे कि सर जी यहां पे P से O तक की दूरी ना दिखाई दे रही हमको। तो देखिए इस P से O तक के इस मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है ऊपर, कौन सी, QL जा रही है, इसी के समांतर है बिल्कुल। इसकी दूरी कितनी है, A। कितनी है इसकी, जब ये इसके समांतर है और इसकी दूरी A है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या आ जाएगी, A है जाएगी। क्या हो जाएगी, समझना ध्यान से आप, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, A होगी। अब लेकिन हमको चाहिए कहां से कहां तक की, P से F तक की, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक की चाहिए तो यहां से यहां तक दूरी हमारे पास है, कितनी है, C। तो क्या करेंगे, इस पूरी दूरी में से क्या घटा देंगे, C घटा देंगे। क्या लिख देंगे, A माइनस C। समझ में आया नहीं आया, चलें आगे, चलिए आगे बात करते हैं। चूंकि अगला पॉइंट क्या दे रहा है कि चूंकि P डैश Q डैश किसके बराबर है, OM के, किसके बराबर है, चलिए बात करते हैं। P डैश Q डैश किसके बराबर है, OM के। ये दोनों क्या है, दूसरे के बराबर हैं, इसलिए क्या कह रहा है कि P डैश Q डैश बटे PQ, बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी। और जब प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई बराबर है तो मान रखिए साहब P डैश Q डैश का मान क्या होगा। क्या कहा था इसने अवाल, इसने ये कहा था कि P डैश Q डैश किसके बराबर है, OM के। ये कह रखा ऊपर P डैश Q डैश बराबर OM। अब ना हमारे पास मान P डैश Q डैश को और ना हमारे पास OM का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। पहले समीकरण चलिए ऊपर देखिए, OM का मान क्या रखा हमने यहां पर, C रखा। क्या रखा, C। तो क्या रख देंगे, P डैश Q डैश बराबर C रख देंगे। क्यों कि यहां पर OM का मान क्या है, C है। यहां पर OM किसके बराबर है, P डैश Q डैश के, और हम किसका मान रख रहे हैं, P डैश Q डैश रख रहे हैं। क्या रख देंगे यहां पर, C। दिक्कत सीख लिए। आगे बात करें PQ की, PQ की कोई दिक्कत नहीं है, अभी रखा हमने PQ बराबर PF बराबर A माइनस C। तो क्या रख देंगे आप, A माइनस C। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। कौन समीकरण हो गया, 1। आगे बात करते हैं, ये कह रहा है इसी प्रकार समरूप त्रिभुज OLF, कहां है OLF, देखिए OLF। अब तो बात करिए अपन इन दोनों त्रिभुजन की, ठीक है। अब बात करेंगे इन दोनों की, ठीक है। त्रिभुज OLF, ये त्रिभुज हो गया समरूप त्रिभुज OLF, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, P डैश Q डैश F, P डैश Q डैश F। ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज, दोबारा सुने, OLF और त्रिभुज P डैश Q डैश F में क्या होगा, OL बटे P डैश Q डैश, जैसे अपन यहां पे निकाले ऐसे यहां पे निकालेंगे। फिर दोबारा OL किसके बराबर है, P डैश Q डैश, तो OL बटे P डैश Q डैश, फिर बराबर में लीजिए OF, फिर ये बीच वाला आएगा OF बटे P डैश F। अब यहां तक नहीं जाएंगे,
क्योंकि अब बात कहां तक कर रहे हैं, हम पी डैश तक की कर रहे हैं, तो वो यहीं रुक जाएगा। तो ओ एल बटे पी डैश एफ, यहां तक की बात करेंगे अब हम। ठीक है, मान निकालते हैं। देखिए ओ एफ का मान क्या रखा अपने यहां पर, सी रखा है। क्या रखा है, सी। चलिए ओ एफ के बीच दूरी दे रखी हमारे लिए, क्या है यहां पर, सी। कहीं दिमाग नहीं लगाना है। ओ से एफ तक दूरी कितनी नोट कर रखी है हमने यहां पर, सी। तो ओ एफ का मान रख दिया हमने यहां पर क्या, सी। नीचे कह रहा है कि पी डैश क्यू डैश या फिर पी डैश एफ, यहां तक की दूरी क्या होगी, पी डैश एफ, यहां तक की दूरी चाहिए मान लिया। और यहां से यहां तक की दूरी हमारे लिए देने रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। किसके समांतर है, परावर्तित किरण के समांतर है। ये किरण और ये किरण एक दूसरे क्या है, समांतर है। हमारे लिए क्यू डैश से एम तक की दूरी दे रखी है कितनी, बी। कितनी दे रखी है, बी। तो क्या करेंगे, जैसे हमने यहां से यहां तक को ए में से सी घटाया था, ऐसे हम यहां से यहां तक के लिए क्या करेंगे, बी में से क्या घटा देंगे, सी। तो हमारे लिए ये दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो क्या करेंगे, बी माइनस सी, एकदम बी माइनस सी। आगे बात करें, क्योंकि ओ एल किसके बराबर है, पी क्यू के। भाई ये ओ एल है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। जब ये इसके बराबर है तो हम क्या करेंगे, पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश। पी क्यू बिंब की ऊंचाई किसके बराबर होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई की। भाई ये तो बिंब और ये क्या है, प्रतिबिंब है। इसलिए पी क्यू बटे पी डैश क्यू डैश बराबर सी अपॉन बी माइनस सी, जो कहते हो लिख देंगे यहां पर। यह प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 2। अब आगे बात करते हैं, समीकरण 1 प्राप्त हो गया, समीकरण 2 प्राप्त हो गया, तो अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से चित्र का यहीं पर खत्म हो जाता है। अपन खुद कैलकुलेशन करते हैं आगे कि समीकरण 1 और 2 कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए समीकरण नंबर 1 था अपना c अपॉन ए माइनस सी और दूसरा था c अपॉन बी माइनस सी। तो समीकरण 1 और 2 से कैसे करते हैं अपन कि समीकरण 1 है अपना c अपॉन ए माइनस सी बराबर b माइनस सी अपॉन सी। क्या करेंगे यहां पर, वज्र गुणा करेंगे। क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। देखिए पहले करिए, ए का गुणा कीजिए बी से, तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए का फिर किससे करेंगे, सी से, तो क्या आ जाएगा ए सी। फिर सी का कीजिए बी से, तो बी सी, फिर सी का सी से करेंगे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। सी माइनस का यहां पर ये सी माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर बराबर इन दोनों का गुणा कीजिए, क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। तो हो गया ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। या किस तरीके से लिख सकते हैं इनको, बी सी प्लस ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। प्रत्येक पद में किसका भाग देते हैं, ए बी सी का। देखिए इन प्रत्येक पद में आप ए बी सी का भाग दीजिए। जब इसमें अपन ए बी सी का भाग देंगे तो बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, क्या सी एस बच जाएगा, ए सी एस बचेगा। इसमें भी फिर अपन किसका भाग देते हैं, ए बी सी का भाग देते हैं। जब इसमें ए बी सी का भाग देंगे तो ए सी से क्या कट जाएगा, इसमें भी ए सी कट जाएगा, क्या शेष रहेगा, बी। और ऐसे फिर अपन इसमें भी किसका भाग देते हैं, ए बी सी का। तो इसमें देखिए ए बी से ए बी कैंसिल, क्या बचेगा, सी। तो आ गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब देखिए कौन सा दर्पण है यहां पर, अवतल दर्पण। तो इस अवतल दर्पण पर कार्तीय चिन्ह परपाटी के अनुसार, कार्तीय चिन्ह परपाटी अवतल दर्पण में क्या कहती है, अवतल दर्पण में कार्तीय चिन्ह परपाटी यह कहती है कि बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तीनों को तीनों ही कैसी आती हैं, ऋणात्मक आती हैं। कैसी आती हैं, कार्तीय चिन्ह परपाटी के अनुसार यहां ए बी सी तीनों ही कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। अतः बिंब की ध्रुव से दूरी किससे व्यक्त करते हैं, यू से, और बिंब दूरी किस में आती है, माइनस में, इसे क्या आ जाएगा, माइनस ए। प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, v से व्यक्त करते हैं, किस में आएगी, माइनस में, तो माइनस b। और एक आती है फोकस की ध्रुव से दूरी, किससे व्यक्त किया जाता है, स्मॉल f से, क्या है यहां पर c, तो माइनस c आएगा। इन तीनों को अपन व्यवस्थित करते हैं एबीसी के अनुसार। तो देखिए ये क्या है यहां पर, बिंब दूरी, किस व्यक्त कर दिया हमने, u से। दूसरी बात करें b की, 1/b, b क्या है यहां पर, प्रतिबिंब दूरी, किस व्यक्त करते हैं इसको, v से, v लिख दिया हमने यहां पर। तीसरी बात करते हैं c की, c क्या यहां पर, फोकस दूरी है, फोकस दूरी किस व्यक्त करते हैं, f से, स्मॉल f व्यक्त करते हैं।
और ये भी किस में है, माइनस में। देखिए सारी की सारी किस में है, ये माइनस में है, तो हमने सब में क्या लगाया है, माइनस लगाया है। लेकिन पक्षांतरण करने पर क्या आता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और ये क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है। अब चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में दर्पण सूत्र यही लगता है। चाहे तो अवतल दर्पण हो चाहे कौन सा दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, दोनों में दर्पण सूत्र यही काम में आता है। दूसरे तरीके से और देख सकते हैं आप, देखिए यहां पर दे रखा है 1/a। देखिए ये कहां पर की दूरी है, ये दूरी है, ये समझिए आप। ये इस स्थान पर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, बिंब। ये क्या यहां पर, दर्पण। बिंब से दर्पण के बीच की दूरी क्या कहलाती है, बिंब दूरी कहलाती है। किससे व्यक्त करते हैं इसको, u से, तो u a हो गया। देखिए वहां पर मैंने वही लिखा है, ठीक है। दूसरा क्या है वहां पर, b कहां से कहां तक की दूरी है, b यहां से और यहां तक की दूरी है। ये क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब। और दर्पण से प्रतिबिंब तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। प्रतिबिंब दूरी क्या है, v। किससे व्यक्त करते हैं इसको, v से। देखो मैंने वही व्यक्त किया है वहां पर। और तीसरा पॉइंट है c कहां से कहां तक की दूरी है, फोकस f से ध्रुव तक की दूरी। दर्पण के ध्रुव o से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल f से। तो देखो c मैंने स्मॉल f से व्यक्त किया है। ये क्या है आपका, दर्पण सूत्र है। अगला पॉइंट आता है इस पाठ का आपका आवर्धनता। क्या आता है, आवर्धनता आता है। देखिए आवर्धनता किसे कहते हैं, सबसे पहले बात ही आती है आवर्धनता किसे कहते हैं। मैंने आपने बीच में भी एक दिन बताया था कि आवर्धनता क्या चीज होती है। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धनता कहा जाता है। बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। सूत्र यदि लिखते हैं आवर्धनता का, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई व्यक्त करते हैं h डैश से, और बिंब की ऊंचाई को व्यक्त करते हैं हम किससे, s से। दोबारा सुने, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को व्यक्त करते हैं हम किससे, h डैश से, और बिंब की ऊंचाई व्यक्त करते हैं हम किससे, s से। दूसरी परिभाषा किस प्रकार से देते हैं, देखिए दर्पण द्वारा किसी बिंब को, दर्पण द्वारा किसी बिंब को आवर्धित करने की क्षमता, आवर्धित करने की क्षमता आवर्धनता कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। देखो दर्पण में विशेषता होती है, या तो बिंब के आकार को छोटा कर देता है, फिर क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। और ये जो प्रकृति होती है दर्पण की, उसको अपन क्या कह रहे हैं, आवर्धनता कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, दर्पण द्वारा किसी बिंब को आवर्धित करने की क्षमता उस दर्पण की क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। सूत्र आता है आवर्धनता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, अर्थात h डैश अपॉन h। अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में अपन प्रतिबिंब दूरी को क्या कहते हैं, b कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी को v से व्यक्त करते हैं, जबकि बिंब दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, u से व्यक्त करते हैं। देखिए कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि यदि आपके लिए न्यूमेरिकल्स में ऊंचाई नहीं दे रखी है और उसके स्थान पर क्या दे रखे हैं, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी दे रखी है, तो आप वहां पर कौन सा सूत्र उपयोग लेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। भाई आपके लिए क्या किया कि एग्जाम में ना तो आपके लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है और ना आपके लिए कौन सी ऊंचाई दे रखी है, बिंब की ऊंचाई दे रखी है, और आपको उस एग्जाम में क्या दे दिया, बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दे दी। तो उस कंडीशन में आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वहां पर अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए आवर्धनता को व्यक्त करते हैं किससे, m से। किससे व्यक्त करते हैं, m से। तो यहां पर व्यक्त किया जाता है m बराबर h डैश अपॉन h बराबर, देखिए ऊपर प्रतिबिंब है और नीचे कौन है, बिंब।
तो ऊपर किसकी दूरी लेंगे? बिंब की। और नीचे किसकी लेंगे? सॉरी, ऊपर किसकी लेंगे? प्रतिबिंब की। और नीचे किसकी लेंगे? बिंब की। तो प्रतिबिंब दूरी क्या है? v, और बिंब दूरी क्या है? u। तो m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। दिक्कत किसी के लिए? दोबारा देखें, आवर्धनता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं? h डैश से। बिंब की ऊंचाई को किससे करते हैं? h से करते हैं। यदि एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन में ना तो प्रतिबिंब की ऊंचाई दी है, ना आपको कौन सी ऊंचाई दी है? बिंब की ऊंचाई दी है। आपको क्या किया एग्जामिनर ने? प्रतिबिंब की दूरी दे दी, और कौन सी दूरी दे दी? बिंब की दूरी। तो फिर आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? m बराबर माइनस v अपॉन u। ये भी नहीं लगाना है। क्या लगाएंगे? m बराबर माइनस v अपॉन u। सर माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं अपन? अवतल दर्पण। m बराबर माइनस v अपॉन, वहां पर हम ये सूत्र अप्लाई करेंगे। कुछ स्थान ऐसे भी आ सकते हैं आपके लिए कि एग्जामिनर आपको प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी और आपके लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दी, और आपसे निकलवाया क्या? बिंब की ऊंचाई। तो उस स्थान पर अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। दिक्कत इसी के लिए? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।